Figure shows a capacitor made of two circular plates, each of radius 12 cm and separated by 5 cm. तो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर दो सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स से बना हुआ कैपेसिटर हमें बताया गया है। दोनों प्लेट्स का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो रेडियस के डेटा से प्लेट्स का एरिया हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस SI यूनिट्स में हम कवर करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻² मीटर्स। इससे प्लेट्स का एरिया आ जाएगा। विल यूज़ द फॉर्मूला πr² आगे कैलकुलेशंस में। फर्दर यहाँ पर प्लेट्स का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। इसमें थोड़ी सी करेक्शन हम कर लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में जो आंसर दे रखा है वो 5 mm लेके कैलकुलेशंस करने के बाद दिया गया है, और वो सेंस भी बनता है क्योंकि यूजुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में प्लेट्स का एरिया जो है वो सेपरेशन से बहुत लार्ज हम लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, जिसके लिए सिंबल हम d यूज़ करेंगे, d की वैल्यू में 5 mm ले रहा हूँ, विच इज़ 5 × 10⁻³ मीटर्स। ऐसा यूनिट्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है कैलकुलेशंस आगे करने के लिए। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स आगे इसको सर्किट में हमने किसी करंट के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो इसकी वजह से लेफ़्ट वाली प्लेट जो है वहाँ पर करंट को हम एंटर करते हुए देख रहे हैं। तो लेफ़्ट वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और राइट की प्लेट जो है दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर लेफ्ट साइड +Q और राइट साइड -Q चार्ज को हम डिस्कस कर सकते हैं। द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 0.15 एम्पेयर। तो यहाँ पर ये जो चार्जिंग करंट है, जो वायर में करंट है, इसको IC हम ले लेते हैं। इसको कंडक्शन करंट भी हम बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल सेंस में जो करंट होता है, जहाँ पर वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उस हिसाब से करंट की वैल्यू हमें दे रखी है। इसको IC की फॉर्म में मैं नोट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू है कांस्टेंट 0.15 एम्पेयर। तो हमारी सप्लाई इस तरीके से है कि यहाँ पर कांस्टेंट करंट इस सर्किट में चल रहा है। क्वेश्चन में पार्ट A देखेंगे अब। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले पार्ट में सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करनी है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वी यूज द फॉर्मूला A∈0/d। वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पर A की जगह πr² यूज़ करेंगे। ε0 की टर्म कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में d की टर्म भी क्वेश्चन में दे रखी है। ऐसे ही यूनिट्स में वैल्यू डालेंगे। पाई को मैं 3.14 ले रहा हूँ। r का स्क्वायर हो जाएगा 12 × 10⁻² का स्क्वायर। ε0 विल बी 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय d की जो टर्म है दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻3। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगी, थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है। यहाँ पर 3.14 की टर्म है, 12 का स्क्वायर 144 और 8.85 की टर्म है। डिनोमिनेटर में 5 की टर्म आएगी, इनको इकट्ठा कर लेंगे। बाकी 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 हो जाएगा। साथ में 10⁻12 पहले से है और डिनोमिनेटर में जो 10⁻3 है वो ऊपर आके +3 बन जाता है। तो ये यहाँ पर जो बाकी की कैलकुलेशंस हैं ये हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। 10 की पावर की टर्म देख लेते हैं। ये -16 + 3 ये हो जाएगी 10 की पावर -13 के बराबर। यहाँ पर जो टर्म आएगी वो ऑलमोस्ट 801 के करीब आ जाएगी। आपको ये कैलकुलेशंस करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की टर्म से ये ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप ये सारी टर्म्स कैलकुलेटर में पुट करके चेक कर लेंगे। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा 80.1 × 10⁻12। ठीक, तो ऊपर की टर्म अराउंड 801 के करीब आएगी। फिर उसको 80.1 अगर हम लिख देते हैं, यानी कि डेसिमल लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं, तो 10 की पावर 1 से हम इंक्रीज कर देंगे। तो ये आंसर आ गया है। 10⁻12 फैक्टर की जो टर्म है इसको हम पिकोफैरड ले सकते हैं। तो 80.1 पिकोफैरड हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर की टर्म में ही आप सॉल्व कर देते तो ये रिजल्ट 80.1 की जगह 8.01 आ जाता, जबकि पीछे आंसर 80.1 की फॉर्म में दिया हुआ है। इसीलिए नेसेसरी जो करेक्शन है वो मैंने कर दी थी। इसके साथ साथ दूसरी टर्म भी देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रेट ऑफ चेंज हमें डिस्कस करना है। उसके लिए भी हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज की वैल्यू मैंने Q ले ली है, एक प्लेट पर +Q एक पर -Q, और दोनों प्लेट्स के अक्रॉस उस इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम V ले लेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ करते हुए वी कैन यूज़ द रिजल्ट Q इज इक्वल टू CV। ए में ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करना है। दोनों तरफ अगर हम टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म आ जाएगी dQ/dt
और राइट हैंड साइड में कैपेसिटेंस तो ऑफकोर्स कांस्टेंट रहने वाली है, बच जाएगी टर्म dv/dt के बराबर। तो एज पर द क्वेश्चन हमें dv/dt की ही वैल्यू को सॉल्व करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टाइम के साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो dv/dt की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसमें आप नोट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म dq/dt क्या है। यहाँ पर जो कंडक्शन करंट है, जो चार्ज सर्किट में फ्लो हो रहा है, उसी की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आता है। ये जो राइट की प्लेट है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट की प्लेट पर सर्किट के थ्रू जा रहा है। तो dq/dt की टर्म को यहाँ पर, ये जो टर्म है इसको हम कंडक्शन करंट के बराबर ले लेंगे और कैपेसिटेंस की टर्म दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब IC की वैल्यू एज पर द क्वेश्चन 0.15 एम्पेयर हमें दे रखी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेशंस में SI यूनिट्स में 80.1 × 10⁻12 हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन में बना रहा हूँ, इससे ये dv/dt की वैल्यू ये कैलकुलेशंस करके हमारे पास आ जाएगी। इसमें 10⁻12 की टर्म जो है वो ऊपर आकर 10⁻+12 बन जाती है। बची हुई कैलकुलेशंस हो जाएंगी 1.15 डिवाइडेड बाय 80.1। तो 80.1 में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, एक और जीरो मैं लगा रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो जाएं, फिर हम वो डेसिमल का सिंबल हटा देंगे। तो यहाँ पर साइड में कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं, dv/dt की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 8010। तो यहाँ पर 10⁻12 की टर्म थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 10⁻9 एक तरफ कर देंगे और बची हुई टर्म 10⁻3 उसको 15 से मल्टीप्लाई करके 15,000 बना देंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 15,000 डिवाइडेड बाय 8010। ये कैलकुलेशंस आप आगे करके चेक कर लेंगे, ये 1.87 आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 8000 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली। साथ में 10⁻9 का फैक्टर है। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, dv/dt, v की यूनिट होती है वोल्ट्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वोल्ट्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से ए पार्ट में कैपेसिटेंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी हमें सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में हमें बेसिक सा फॉर्मूला ही डिस्कस करना है, ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। तो प्लेट्स के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट करंट को हमें डिस्कस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहाँ पर फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा चेंज हो जाएगी, सिग्मा चेंज हो जाएगी तो फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, फील्ड की वैल्यू चेंज होएगी तो ये बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जो है दैट विल चेंज, फाई ई विल चेंज। तो ये जो फाई ई का चेंज होता है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में स्टडी करते हैं। यहाँ रिजल्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको एप्सिलॉन नॉट की टर्म से मल्टीप्लाई करके हम डिस्प्लेसमेंट करंट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को आगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, d/dt की टर्म आ जाएगी। अब फ्लक्स की टर्म जो है वो कैसे आएगी, यहाँ प्लेट्स के बीच में फील्ड की वैल्यू E है और प्लेट्स का एरिया अगर A है तो इस बीच के रीजन में फ्लक्स हो जाएगा E × A। आप देख सकते हैं यहाँ पर फील्ड लाइंस जो हैं वो लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ जा रही हैं और एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हम लेंगे। तो अब ये ID की टर्म आ गई, इसमें हम फील्ड को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एरिया जो है वो कांस्टेंट है प्लेट्स का, एरिया को बाहर निकाल लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट की टर्म आ गई बाहर। हमें d/dt ऑफ फील्ड निकालना है। फील्ड की वैल्यू कैसे आएगी, प्लेट्स के बीच में फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया को मैंने बाहर निकाल लिया, फील्ड की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की टर्म मैंने लिख दी है। दोनों चार्ज प्लेट्स की वजह से नेट फील्ड बीच के रीजन में इतनी होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट की टर्म कांस्टेंट है, बाहर आकर ऊपर के एप्सिलॉन से कैंसिल हो जाएगी। ID की वैल्यू फर्दर क्या आएगी, A × d/dt। सिग्मा जो है वो है चार्ज डेंसिटी, तो किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज की वैल्यू Q है तो उसको एरिया A से डिवाइड कर देंगे तो Q/A की टर्म हो जाएगी सिग्मा चार्ज डेंसिटी के बराबर। फिर से एरिया की टर्म प्लेट्स के लिए कांस्टेंट है, वो बाहर आकर बाहर ऑलरेडी जो एरिया की टर्म है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ID की वैल्यू आ गई dq/dt। तो जिस रेट से प्लेट्स चार्ज हो रही हैं उसी के बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाएगा, और जिस रेट से प्लेट्स चार्ज हो रही थी उसको हम ऑलरेडी कंडक्शन करंट की फॉर्म में देख चुके हैं। वायर्स में जो करंट था, ट्रेडिशनल वे में करंट का जो डिस्कशन होता है उसको कंडक्शन करंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर आ गई है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी 0.15 एम्पेयर में लिख दूंगा। तो यहाँ से बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद सी पार्ट की बात करते हैं। इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, जो जंक्शन रूल होता है, जंक्शन में जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही उस जंक्शन से एग्जिट करना चाहिए।
इज दैट वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो जंक्शन है, वायर और कैपेसिटर की प्लेट का जो कंटैक्ट है, वहां पर किरचॉफ्स करंट रूल वैलिड है या नहीं। तो अगर हम कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट को साथ में डिस्कस करते हैं तो ऑफ कोर्स किरचॉफ का जो रूल है वो वैलिड हो जाता है। यहाँ पर आप इसको किस तरीके से विजुलाइज करेंगे, इसमें मैं सर्किट का कुछ पार्ट बना रहा हूँ जो हमने डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस किया है। साइड व्यू बना लेते हैं। तो 3D में मैं सर्कुलर प्लेट्स नहीं दिखा रहा हूँ, साइड में बस 2 लाइन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट्स और वायर के जंक्शन है, लेफ्ट वाले जंक्शन को एनालाइज करेंगे, उस जंक्शन में IC करंट एंटर कर रहा है। अब उस जंक्शन के आगे आप देखेंगे ट्रेडिशनल वे में चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो रीजन होता है वहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। तो ये जो फील्ड का चेंज हो रहा है इसको हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना देता हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट कि हमारा एनालिसिस जो है उसमें लेफ्ट प्लेट के जंक्शन तक कंडक्शन करंट आ रहा है, फिर लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट की तरफ ये जो फील्ड का वेरिएशन हो रहा है इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट की तरह पढ़ सकते हैं। और फिर आगे दूसरी प्लेट का जो जंक्शन आ जाता है वायर के साथ, वहाँ से फिर से ट्रेडिशनल IC कंडक्शन करंट शुरू हो जाता है। और हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं IC और ID की वैल्यूज सेम है। तो इसीलिए दोनों जंक्शंस में आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले जंक्शन में IC करंट एंटर कर रहा है और ID करंट निकल रहा है और दोनों की वैल्यू बराबर है। दूसरे वाले जंक्शन में ID करंट एंटर कर रहा है और IC करंट निकल रहा है, उन दोनों की वैल्यू भी बराबर है। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है एंड ऑल ऑफ दीज वर द करेक्ट आंसर्स। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r is equal to 6 cm हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिकोफैरड। यहाँ पर सर्किट में डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को AC सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। प्लेट्स की जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की 100 × 10⁻⁻12 फैरड बताई गई है। इसके अलावा ये जो प्लेट्स हैं 3D डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनका रेडियस कैपिटल R सिंबल यूज़ किया गया है। इट इज़ गिवन 6 × 10⁻⁻2 मीटर्स। SI यूनिट्स में सारा डेटा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट AC सप्लाई विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 रेडियंस पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो सप्लाई है AC सप्लाई, उसकी वोल्टेज ये VRMS की वैल्यू होती है। दिस इज गिवन एज 230 वोल्ट्स। और फर्दर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर एंगुलर वर्ड ना लिखा होता तो यूनिट रेडियंस पर सेकंड देखकर हम पहचान जाते हैं, ओमेगा की वैल्यू 300 रेडियंस पर सेकंड बताई गई है। तो ये डेटा एनालाइज करके सबसे पहले RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट हमें बताना है। कंडक्शन करंट टर्म का मतलब है ये जो वायर्स हैं इसमें जो ट्रेडिशनल वे में चार्ज का फ्लो होता है उसको कंडक्शन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करते हैं। तो कंडक्शन करंट के लिए VRMS की वैल्यू हमें दे रखी है, तो RMS करंट सर्किट का हम सॉल्व करेंगे। इन जनरल AC सर्किट्स में IRMS की वैल्यू हो जाती है VRMS डिवाइडेड बाय Z। Z जो है वो सर्किट की नेट इम्पिडेंस है। LCR सर्किट्स के लिए जनरल फार्मूला पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर कैपेसिटर के केस में Z की वैल्यू बेसिकली K/C की जो टर्म आएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो हमें पुट करनी है, ये होती है 1/ωc। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ωc की टर्म है वो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमारा रिजल्ट आ जाएगा ωc × VRMS। अब डेटा ऑलरेडी हमें दे रखा है तो ये वैल्यूज पुट करके मैं IRMS की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यूज गिवन है 300, कैपेसिटेंस की वैल्यू SI यूनिट में 100 × 10⁻⁻12 और VRMS की वैल्यू है 230। तो ये कैलकुलेशन आगे कर लेंगे। 23 × 3 की टर्म जो है दैट विल बिकम 69। बाकी 10 की पावर देखते हैं, -12 तो दिया ही हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 300 में 2 जीरोज़, 100 में 2 जीरोज़ और 230 में 1 जीरो बच गया था। ये टर्म्स जो मिलके हैं ये 5 जीरोज़ हैं, 10 की पावर 5 की फॉर्म में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से फर्दर सॉल्व करके IRMS की वैल्यू आ गई 69 × 10⁻⁻7 एम्पेयर। इसको 6.9 × 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं। 10 की पावर -6 एम्पेयर की टर्म को माइक्रो एम्पेयर लिख देंगे। तो हमारा रिजल्ट आ गया 6.9 माइक्रो एम्पेयर। RMS वैल्यू कंडक्शन करंट की हमने सॉल्व कर दी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे, इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में सेम आएगी। येस द वैल्यूज आर सेम। इसके लिए पिछले क्वेश्चन में बी पार्ट में हमने डेरिवेशन की थी और वही डेरिवेशन दोबारा एज इट इज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेते हैं लेफ्ट की प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है +Q
और सामने की जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। तो वहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट का जो रिजल्ट आता है वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी के बराबर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की टर्म जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बिटवीन द प्लेट्स। फिर रेट ऑफ फ्लक्स जो टर्म है उसमें स्टैंडर्ड फार्मूलाज फील्ड का और एरिया की टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करा के लास्ट में देख सकते हैं आईडी की वैल्यू आईसी के बराबर आ जाती है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन की वी पार्ट की डेरिवेशन में आप दोबारा चेक कर सकते हैं। सी पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ बी एट अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच में यहाँ पर कैपेसिटर का एक्सिस किस तरीके से डिस्कस करेंगे। ये जो वायर है ये कैपेसिटर के बीचों बीच कनेक्टेड है, तो दोनों प्लेट्स के जो मिड पॉइंट्स हैं आमने सामने उनको ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, तो वो हमें इस पर्टिकुलर केस में डायग्राम में एक्सिस की तरह दिखाई देगी। अब रेडियस की वैल्यू कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर है, तो एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट हमें डिस्कस करना है, तो प्लेट्स के बीच के रीजन में ही वो पॉइंट आएगा, उसको नाम दे देता हूँ मैं पी, जिसका डिस्टेंस है एक्सिस से 3 सेंटीमीटर के बराबर, और इस डिस्टेंस को स्मॉल आर से हम शो कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस एक्सिस से 3 सेंटीमीटर था, वहाँ पर फील्ड का एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन कर रहे हैं और करंट कैरिंग वायर्स के सराउंडिंग्स में हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेट्स के बीच का रीजन जो है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है इसको कंडक्शन करंट की तरह डिस्कस किया जाता है। जिस तरीके से ट्रेडिशनल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। तो इसीलिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टर्म है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में पढ़ते हैं और कंडक्शन करंट ट्रेडिशनल करंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिस्कशन किस तरीके से होगा, ये जो सर्कुलर प्लेट्स हैं और उसके बीच का रीजन है इसको आप एक वायर की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक, यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बट हम ये सेम डिस्कशन करके सही रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। तो ये दोनों प्लेट्स मैंने बनाई हैं और दोनों प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, उनकी सेपरेशन नहीं दी हुई है बट हम यूज़ कर सकते हैं। और उनके जो आउटर सर्फेसेज हैं उनको कनेक्ट करते हुए हमने एक सिलेंड्रिकल वायर की तरह इसको देखा है। ये इस तरीके से डायग्राम में बना रहा हूँ और ये जो रीजन है इसको एक इसी तरीके की सिलेंड्रिकल वायर के साथ मैं ट्रीट करूँगा, जिसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है टोटल, जिसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर। अब वायर के बीच के अंदर के रीजन में किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो तो उसके लिए हम एम्पेयर्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम अप्लाई कर सकते थे। अगर पॉइंट वायर के बाहर हो, अलग से फॉर्मूलाज में लिख रहा हूँ, आउटसाइड के रीजन में म्यू नॉट आई बाई 2πr का फॉर्मूला हो जाता है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। और इनसाइड का पॉइंट अगर हमें दे रखा हो, वायर के अंदर कोई पॉइंट दे रखा हो, तो रिजल्ट हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 2π कैपिटल आर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। दूसरा जो रिजल्ट लिखा है उसमें कैपिटल आर होता है वायर का टोटल रेडियस सिलेंड्रिकल वायर का, और स्मॉल आर की टर्म होती है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बीच का रीजन है कैपेसिटर की प्लेट्स और उसके बीच का रीजन, उसको हम एक वायर की तरह ट्रीट कर रहे हैं जिसका रेडियस कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर दे रखा था और एक्सिस से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर पे, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बतानी थी। ऑफ कोर्स करंट टाइम के साथ चेंज करेगा, क्योंकि एसी सप्लाई है, इसीलिए फील्ड की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज करेगी। इसीलिए क्वेश्चन में वर्ड दिया गया था एम्पलीट्यूड ऑफ बी, यानी कि फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। तो फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जब हमें चाहिए तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हम डाल देंगे, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आई नॉट जो है वो हो जाता है √2 टाइम्स आई आरएमएस। आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू से फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अब ये वैल्यूज़ पुट करके हम अपना रिजल्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई नॉट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, कौन सी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं हम, जो कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का रीजन है, इंटू आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एक्सिस से डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 2π इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमें मालूम है। म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 डालेंगे ऐसा यूनिट्स में, डिनोमिनेटर में 2π की टर्म है। आई नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, आई आर एम एस की वैल्यू थी 6.9 माइक्रो एम्पेयर, ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। इसको √2 से फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1.414 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज √2। तो ये जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है ये मैंने ब्रैकेट में लिखी है। फिर आर की वैल्यू आ गई, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस,
SI यूनिट्स में इसको लिखेंगे 3 इंटू 10⁻²। यहाँ पर ये पहले d की टर्म जो थी उसको मैं हटा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये हो गई 3 इंटू 10⁻²। डिनोमिनेटर में कैपिटल R का स्क्वायर बचा है, 2 पाई में पहले ही ले चुका हूँ, वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये भी आ गया है। अब ये सारी कैलकुलेशंस करके आप चेक कर सकते हैं। 4 पाई बाई 2 पाई की टर्म 2 रह जाएगी, 2 इंटू 3 की टर्म 6 है, नीचे 36 है, तो डिनोमिनेटर में 6 रह जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या क्या टर्म्स बचेंगी, 6.9 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.15 आ जाता है। तो 1.15 को 1.414 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये वैल्यूज़ आप चेक कर लेंगे, ये 1.63 के बराबर आ जाती है। उसके अलावा 10 की पावर्स बच गई हैं हमारे पास। 10 की पावर थी -7, -6, -2। ठीक, तो ये 10 की पावर साइड में लिख रहा हूँ मैं, -7, -6 और -2 न्यूमरेटर में थी, और डिनोमिनेटर में -4 था, वो ऊपर आके +4 हो जाता है। तो ये सारी 10 की पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, ये 7 और 6 13 और 2 15 हो जाएगा, -15 + 4 हो जाता है -11 के बराबर। ऐसा यूनिट्स में कैलकुलेशन की थी, रिजल्ट आएगा टेस्ला में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी करने वाली है। एम्पलीट्यूड पूछा था हमने, 1.63 इंटू 10⁻11 टेस्ला निकाला है। अगर फील्ड की RMS वैल्यू पूछी होती तो करंट की RMS वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते थे। तो इसी तरीके से तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, दीज वर द करेक्ट आंसर्स। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज द सेम फॉर एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻10 मीटर्स, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रम एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखी हैं, एक्स-रेज, रेड लाइट, जो भी विजिबल रेडिएशन होती है, और रेडियो वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। और इन सभी केसेस में वैक्यूम में स्पीड ऑफ दिस वेव्स को c के सिंबल से हम डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो तीनों केसेस में आप देख सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू अलग अलग है, लैम्डा 1 2 3 इनको लिख सकते हैं, बट इन सभी केसेस में c की वैल्यू, स्पीड ऑफ दीज वेव्स इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन वैक्यूम अलॉन्ग दी z डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमें डिस्कस करनी है, वैक्यूम में इट इज ट्रैवलिंग, और उसके प्रोपगेशन की डायरेक्शन z एक्सिस के अलॉन्ग दी हुई है। ठीक, z डायरेक्शन में प्रोपगेशन हमें दे रखा है। व्हाट कैन यू सी अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं, दे आर, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है E क्रॉस B। ये जो टर्म है E क्रॉस B, इससे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता चलती है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में z एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दे रखी है, इसका मतलब है E क्रॉस B जो है वो k कैप की डायरेक्शन में आता है। ठीक, सिर्फ डायरेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, E क्रॉस B टर्म के मैग्नीट्यूड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चलता है, अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट k कैप आ रहा है, यानी कि इंडिविजुअली दोनों वेक्टर्स जो हैं वो k कैप से परपेंडिकुलर आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो जिन दो टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके आता है वो दोनों ही टर्म्स के परपेंडिकुलर होता है। तो k कैप वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहाँ आएंगे, XY प्लेन में। तो E वेक्टर और B वेक्टर दोनों ही XY प्लेन में होने वाले हैं। अब वो एग्जैक्टली X एक्सिस के अलॉन्ग है, Y एक्सिस के अलॉन्ग है, या फील्ड, दोनों फील्ड्स के X और Y अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो हमें नहीं मालूम, बट वी कैन बी श्योर कि XY प्लेन में ही दोनों वेक्टर्स लाई करेंगे। और तो और E वेक्टर और B वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो XY प्लेन में दो वेक्टर्स होने वाले हैं और दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे। आगे पार्ट देखते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी f, इसके लिए सिंबल न्यू भी यूज़ किया जा सकता है, f भी यूज़ किया जा सकता है इंटरचेंजेबली, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। 30 मेगाहर्ट्ज को 30 इंटू 10⁶ हर्ट्ज SI यूनिट्स में मैं लिख रहा हूँ। इसकी वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा हमें सॉल्व करनी है। अब ध्यान देंगे जो रिजल्ट होता है दैट इज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में है तो उसकी स्पीड ऑफ प्रोपगेशन 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होगी। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, वेवलेंथ हमें निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी c बाय न्यू। c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय न्यू की वैल्यू 30 इंटू 10⁶ में ले रहा हूँ। यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कराया जा सकता है। नीचे 30 इंटू 10⁶ को 3 इंटू 10⁷ ले लेंगे। 3 की टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, रेशो 1 आ जाएगा। 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 7 हो जाएगा 10 के बराबर। तो 10 मीटर्स वेवलेंथ आ गई है एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। A radio can tune in to any station in the 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? तो यहाँ पर एक रेडियो के बारे में बात की गई है कि कौन सी पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को
वो प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12.5 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेडिएशन है उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा, इसको वो ट्यून इन करेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मीडियम एयर जो है उसी को हम वैक्यूम के साथ ही सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं और उस केस में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के बराबर हो जाता है। एंड विल यूज़ द फार्मूला c = न्यू लैम्डा। तो दो बार फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू अपर और लोअर वैल्यूज हमें दे रखी हैं, अकॉर्डिंगली वेवलेंथ की भी वैल्यूज उससे हमारे पास आ जाएंगी। लैम्डा का फॉर्मूला हो जाता है c/u। आप देख सकते हैं c की वैल्यू फिक्स रहेगी तो लैम्डा की टर्म जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। तो जिस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिस केस में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है उस केस में वेवलेंथ की वैल्यू कम आ जाती है। दोनों ही पार्ट्स को मैं सॉल्व करूंगा। लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी c की जगह 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 जो है वो है 7.5 मेगाहर्ट्ज। 7.5 × 10⁶ हर्ट्ज SI यूनिट्स में मैं उसको लिख रहा हूँ। 7.5 में से डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ये 30/75 हो जाता है, इंटू 10⁸ अपॉन 10⁶ बचेगा 10⁻², 8 - 6 हो जाएगा। एक जीरो को और ले आते हैं आगे, तो 30 को 300 लेके इंटू 10⁻1 कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 75। ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻1 विच इज़ इक्वल टू 40 मीटर्स। तो पहले केस में वेवलेंथ की वैल्यू 40 मीटर्स आ गई है। दूसरा केस इसी तरीके से सॉल्व करना। लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸, c की वैल्यू डिवाइडेड बाय 12 मेगाहर्ट्ज, 12 × 10⁶। तो दूसरे केस में 12 मेगाहर्ट्ज जो थे वो दूसरी फ्रीक्वेंसी में ले रहा हूँ। ये वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। 10⁸ अपॉन 10⁶ बचेगा 10⁻2 और 3/12 है उसमें डिनोमिनेटर में 4 की टर्म रह जाएगी। ये हो जाएगा 100/4 विच इज़ इक्वल टू 25 मीटर। तो 40 मीटर से लेकर 25 मीटर्स ये वेवलेंथ की रेंज आ जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी रेंज दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। A charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10⁹ Hz. What is the frequency of the electromagnetic waves produced by the oscillators? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, जो हमारा ऑसिलेटर है, उसी की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हमारा ऑसिलेटर 10⁹ हर्ट्ज से, यानी कि चार्ज पार्टिकल 10⁹ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की फ्रीक्वेंसी भी 10⁹ हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज B0 इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू 510 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला दी हुई है। नैनो के फैक्टर को ऐसे यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। What is the amplitude of the electric field part of the wave? तो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें बताना है, उसके एम्पलीट्यूड यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो दोनों टर्म्स को हम रिलेट कर देंगे। E0 की वैल्यू हो जाती है C टाइम्स B0 के बराबर। तो E0 की वैल्यू के लिए B0 की वैल्यू को हम C 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस हैं। यहाँ पर E0 की वैल्यू क्या आएगी, 510 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1530 आ गया। 10⁸ और 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8 और -9 को ऐड करेंगे, -1 बचेगा। तो 10⁻⁻1 का फैक्टर 1530 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये रिजल्ट हो गया 1530 इंटू 1/10। 10⁻⁻1 को 1/10 लिख रहा हूँ, जीरो ऊपर नीचे कट गया। हमारा आंसर आ गया 153 SI यूनिट्स में वोल्ट पर मीटर एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। Suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E0 is equal to 120 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बता रखी है SI यूनिट्स में एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू हमें बताई गई है। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल F और न्यू दोनों ही मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेता हूँ, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 50 × 10⁶ हर्ट्ज SI यूनिट्स में इसको हम लिखेंगे। पहले पार्ट में वी हैव टू डिटरमाइन B0 की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। B0 हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। B0 E0 को रिलेट कर देंगे। E0 की वैल्यू को C से डिवाइड करके B0 को सॉल्व किया जा सकता है। 120 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 × 10⁸ से। 120/3 जो है 40 हो जाएगा, साथ में 10⁻⁻8 की टर्म आएगी। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ SI यूनिट्स टेस्ला में हमारा आंसर आ गया है। इसके साथ साथ ओमेगा की वैल्यू भी हमें सॉल्व करनी थी। ओमेगा की टर्म जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये होती है 2π टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी की टर्म करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2π इंटू 50 × 10⁶ हमारा आंसर आ जाएगा।
पाई की वैल्यू को मैं 3.14 ले रहा हूँ, साथ में 50 इंटू 2 की टर्म हो गई 100, साथ में 10 की पावर 6 की टर्म है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियंस पर सेकेंड। उसके अलावा सी पार्ट में, ए पार्ट में ही के की टर्म हमें निकालनी थी, एंगुलर वेव नंबर इसको बोलते हैं। तो के की टर्म होती है 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर। अब यहाँ पर अभी तक हमने लैम्डा को सॉल्व नहीं किया है, तो के को ओमेगा की फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं फॉर्मूला को कन्वर्ट करके, और इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा को हमें ऑलरेडी सॉल्व करने के लिए भी बोला गया है। तो ओमेगा की टर्म्स में अगर हमें डिस्कस करना हो तो के का फॉर्मूला जो है उसको एक बार और थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सॉल्व की जा सकती है। किस तरीके से की जा सकती है, यहाँ पर c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की जगह c बाई न्यू हम डाल देंगे, तो c बाई न्यू की टर्म आ जाएगी, न्यू ऊपर चला जाएगा, 2 पाई न्यू बाई c की टर्म बचेगी हमारे पास, और 2 पाई न्यू को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है ओमेगा। तो ओमेगा बाई c की वैल्यू से भी k को निकाला जा सकता है। या तो अगले पार्ट में हम लैम्डा को पहले सॉल्व कर लें और उसको पुट कर दें 2 पाई बाई लैम्डा के फॉर्मूला में, या फिर ओमेगा को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो ओमेगा बाई c की टर्म से हम इस रिजल्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा विच वॉज 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई c विच इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 10 की पावर 8 की टर्म कैंसिल हो रही है, 3.14 को 3 से डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू 1.05 आ जाएगी, और यहाँ पर इसकी यूनिट होती है रेडियंस पर मीटर के बराबर। तो ये हमने बी नॉट की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू निकाल ली है। लैम्डा की भी वैल्यू बची हुई है, लैम्डा की वैल्यू अगेन एज पर दी प्रीवियस डिस्कशन c बाय न्यू से सॉल्व कर लेंगे। c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, न्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 50 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स हमें दे रखी है। तो ये टर्म हो जाएगी 3 बाई 50 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 8 बाई 6 की टर्म जो है वो 10 की पावर 2 बचेगी। ये हो गया 300 बाई 50 विच इज़ सिंपली इक्वल टू 6 मीटर्स। तो लैम्डा की टर्म भी हमने सॉल्व कर ली। ये पार्ट के सभी जो डिस्कशंस हैं वो हो चुके हैं। आगे फर्दर बी पार्ट सॉल्व करेंगे, फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर ई एंड पी। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके प्रोपगेशन की डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो मैं यहाँ पर प्रोपगेशन की डायरेक्शन को अज्यूम कर लूँगा। तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन जो है वो मैं z एक्सिस के अलॉन्ग ले रहा हूँ, यानी कि उसकी डायरेक्शन को अगर हमें वेक्टर्स की फॉर्म में डिस्कस करना है तो k कैप की डायरेक्शन में ये वेव प्रोपगेट करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, E और B जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और E और B वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आती है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है। तो इसीलिए अगर वेव z एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेट कर रही है तो E और B जो हैं वो दोनों ही XY प्लेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप के अलॉन्ग ले लूँगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जे कैप के अलॉन्ग ले लूँगा, और आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये डायरेक्शंस मैंने एज्यूम की हैं। इसके अलावा बाकी का फंक्शन जो है इस डेटा से हम देख सकते हैं। इन जनरल जो रिजल्ट होता है ई नॉट की टर्म आएगी, फील्ड की जब हम डिस्कशन करते हैं तो ई नॉट की टर्म आ गई है, साथ में आई कैप की टर्म मैं लगा देता हूँ, और इसके बाद साइन, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म आती है उसमें एंगुलर वेव नंबर के आएगा, के के साथ एक्स वाई या जेड की टर्म होती है, वो डिपेंड करता है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो वन डायमेंशनल डिस्कशन में कर रहा हूँ यहाँ पर, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग अगर वेव प्रोपगेट करती है तो यहाँ पर फंक्शन जेड का आता है, तो ये के जेड हो जाएगा। प्लस जेड एक्सिस तब आता है जब के जेड और ओमेगा टी की टर्म के बीच में माइनस का साइन हो। अगर बीच में प्लस का साइन हो जाता है तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है। तो यहाँ पर यूजुअली हम फंक्शन से बाकी का डेटा निकालते थे, इस क्वेश्चन में बाकी के डेटा से हमें फंक्शन बनाने को बोला गया था। तो इन जनरल अगर E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आपके पास फंक्शन हो तो उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट के बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप आ जाएगी, और उसके साथ साथ z की टर्म से और माइनस के साइन से पता चल जाएगा अगर माइनस और z की टर्म आ रही है यानी कि प्लस z एक्सिस के अलॉन्ग वेव प्रोपगेट कर रही है। k की टर्म से हमें एंगुलर वेव नंबर पता चल जाता है, और ओमेगा की टर्म से हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो k और ओमेगा ये सभी टर्म्स एज पर दी प्रीवियस पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और सिमिलर वे में ही b का भी फंक्शन आ जाता है। तो ये हो जाएगा b नॉट, उसकी डायरेक्शन जे कैप आ जाएगी, ई नॉट बी नॉट ऑलरेडी रिलेटेड होते हैं आपस में, ई नॉट की वैल्यू होती है सी टाइम्स बी नॉट के बराबर। फर्दर जो फंक्शन होता है दैट रिमेन्स द सेम, तो उसमें भी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी था, यहाँ पर भी साइन के जेड माइनस ओमेगा टी के बराबर वैल्यू आ जाती है। अब के और ओमेगा की वैल्यू अगर हम डाल देंगे, ई नॉट बी नॉट की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा
ये सभी टर्म्स ऑलरेडी सॉल्व की जा चुकी हैं। तो फील्ड का फंक्शन मैं लिखूंगा ई नॉट की वैल्यू 120 यूनिट, साथ में लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। फिर साइन का फंक्शन आ जाएगा, साइन ब्रैकेट के अंदर के की टर्म जो है वो है 1.05 रेडियन पर मीटर, और ये के की टर्म को मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये साइन के जेड की फॉर्म आ गई, माइनस ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये साइन के अंदर ही की टर्म है दोनों। ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे 3.14 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड। थोड़ा लंबा टर्म बन रहा है क्योंकि यूनिट्स भी साथ में मैं लिख रहा हूँ, और इस टर्म को भी हमें t से मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरा फंक्शन हो गया 120 साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, और डायरेक्शन है फील्ड की आई कैप के अलॉन्ग। सेम मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन आ जाएगा, बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला हमने सॉल्व किया था, बुक में इसको नैनो टेस्ला की फॉर्म में सॉल्व कर रखा है। तो इसी टर्म को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 4 की टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10⁻⁷ को 100 से डिवाइड कर दूं, तो ओवरऑल द नंबर विल रिमेन द सेम। तो पहली टर्म 400 हो जाएगी, दूसरी टर्म 10⁻⁹ हो जाएगी, जिसको 400 नैनो टेस्ला भी लिखा जा सकता है, जैसा कि बुक में आंसर दे रखा है। तो 400 नैनो टेस्ला एम्पलीट्यूड आ गया। फिर साइन का फंक्शन आएगा, और उस फंक्शन में दो टर्म्स होंगी, के की टर्म 1.05 रेडियंस पर मीटर इंटू जेड, के जेड की टर्म आ गई है, माइनस ओमेगा की टर्म भी ऑलरेडी 3.14 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड हम ले चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये पूरी टर्म आ गई है, फील्ड की डायरेक्शन जे कैप में ले रहा हूँ। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए उसका जो एक फोटॉन है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू से हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन में पूछा गया ऑब्टेन द फोटॉन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अलग अलग वेवलेंथ की रेंज में हमने स्टडी किया हुआ है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट्स हैं, जो रेडिएशन जैसे विजिबल रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन, उन सभी के फोटॉन्स की, उन सभी के एक यूनिट की एनर्जी, फोटॉन की यूनिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमें डिस्कस करनी है। और आगे क्या डिस्कस करने को बोला, इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटॉन एनर्जीज दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फिर वो जो एनर्जी की वैल्यूज आएंगी उससे हमें सोर्स को डिस्कस करना है कि सोर्स के बारे में उन एनर्जीज की वैल्यूज से क्या पता चलता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में टेबल 8.1 में वेवलेंथ्स की रेंज हमें दे रखी है। तो रेडियो वेव्स की बात की जाएगी, अगर यहाँ पर मैं नंबर्स ABCDEF दे देता हूँ ताकि कैलकुलेशंस में आपको समझ में आ जाए कौन से पार्ट की कैलकुलेशन कहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो ये सभी जो रेडिएशंस हैं इन सभी को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। फॉर्मूला हर केस में वही यूज़ होने वाला। तो वेवलेंथ रेंज के आगे मैं एनर्जी रेंज इस टेबल में ऐड कर दूंगा। तो वेवलेंथ ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सभी टाइप की रेडिएशंस की वेवलेंथ की रेंज आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जी हमें यूज़ करनी है E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको hc/λ की फॉर्म में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब ऐसा ही यूनिट्स में E की वैल्यू किस तरीके से आएगी, H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸। डिनोमिनेटर में लैम्डा की वैल्यू हम मीटर्स में लिखेंगे, इसीलिए लैम्डा m मैं लिख रहा हूँ, और वो वैल्यूज बारी बारी डलेगी। H और C की वैल्यू हर केस में दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी को डिस्कस करना है, तो पहले ऐसे ही यूनिट्स में आंसर आया था तो वैल्यू आई थी जूल में। अब इसी टर्म को मैं फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा ताकि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी का कन्वर्जन हो जाए। तो यहाँ पर लैम्डा, मीटर्स, ये सभी वैल्यूज ऐसी रहेंगी, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की टर्म को मैं डिनोमिनेटर में डाल दूंगा, जिससे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं इन सभी टर्म्स को एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे, और फिर लैम्डा के साथ एनर्जी का वेरिएशन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए HC और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के कन्वर्जन का जो फैक्टर है उसको हमने ध्यान में रखा है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे 6.63 और 3 को मल्टीप्लाई करके 1.6 से डिवाइड कर लेते हैं, ये रिजल्ट 12.43 आएगा। साथ में बाकी 10 की पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं, 10⁻⁻34 है प्लस 8 है, ये मिलके 10⁻⁻26 बचेगा। ऊपर -19 जो है वो ऊपर +19 हो जाएगा, तो -26 + 19 जो है वो बचेगा 10⁻⁻7, और डिनोमिनेटर में वेवलेंथ की वैल्यू मीटर्स में भी हमें पुट करनी है, और इससे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये जो रिजल्ट है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा, लास्ट की 3 को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, 1.24 इंटू 10⁻⁻6 बाय लैम्डा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिजल्ट मैं बारी बारी अप्लाई करूँगा, और जो भी वेवलेंथ की रेंज है उससे एनर्जी की रेंज हमारे पास बारी बारी आती जाएगी। पहला पार्ट देख लेते हैं,
यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एनर्जी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ की वैल्यू अगर 0.1 से ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली जो भी एनर्जी की वैल्यू 0.1 के केस में आएगी, एनर्जी की वैल्यू उससे कम होगी। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी कम आएगी। पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में 1.24 इंटू 10⁻⁻6 को 0.1 की टर्म से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, वेवलेंथ को मीटर में ही रखना है और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन का फैक्टर है वो ऑलरेडी मैं शुरू में ही कैलकुलेशंस में ले चुका हूँ। हमारा आंसर जो आएगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 0.1 की टर्म है, इसका मतलब ऊपर एक 10 का फैक्टर चला जाएगा, ये हो जाएगा 12.4 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो जिस तरीके से वेवलेंथ की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा होएगी तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो इस पर्टिकुलर नंबर से कम होने वाली है। तो एनर्जी की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर नंबर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कम होगी। फिर बी पार्ट की कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.1 की टर्म ही है। बेसिकली वहाँ पर रेडियो वेव्स के केस में वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू 0.1 थी और माइक्रोवेव में वेवलेंथ की मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली ये जंक्शन पॉइंट आ गया जहाँ पर माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स में हम फ़र्क बना रहे हैं। तो ये वैल्यू तो एज इट इज़ वही की वही रहने वाली है। और उसके बाद सबसे छोटी वेवलेंथ माइक्रोवेव्स के केस में हमें 1 mm लेनी है। तो ये तो मिनिमम एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी और 1 mm जो है वो मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। उसको भी पुट कर लेते हैं। 1.24 इंटू 10⁻�6 डिवाइडेड बाय 1 mm को मीटर में लिखेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, 1.24 एज इट इज़ है इंटू 10⁻³ ऊपर +3 बन जाता है तो -6 + 3 बचता है -3 के बराबर। तो इस बार एनर्जी की वैल्यू कितने से कितनी रेंज में आएगी, जो पिछले वाले की रेंज थी वहाँ से शुरू होता है 12.4 इंटू 10⁻6 से लेकर 1.24 इंटू 10⁻³ तक। फिर इंफ्रारेड रेडिएशन की बात आती है। यहाँ पर 1 mm से ही वेवलेंथ की वैल्यूज़, ये वेवलेंथ की अपर लिमिट है तो एनर्जी की लोअर लिमिट आ जाएगी 1.24 इंटू 10⁻³ 1 mm वाली कैलकुलेशन पहले ही कर चुका हूँ मैं। फिर जो लिमिट दूसरी थी अपर लिमिट एनर्जी की वो 700 नैनोमीटर को यूज़ करके आएगी। 1.24 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10⁻⁹ -9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा। -6 + 9 होता है 3। 10⁻³ का मतलब है 1000। 1.24 इंटू 1000 हो गया 1240 डिवाइडेड बाय 700। तो ये आगे जो टर्म है अगर एक ज़ीरो ऊपर नीचे काट देंगे तो 124 को आप 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इससे जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा अराउंड 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। ठीक, तो ये इस तरीके से इसकी भी रेंज आ गई है। फिर विजिबल लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर 700 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ की अपर लिमिट है, विच मीन्स एनर्जी की लोअर लिमिट उसी कैलकुलेशन से आ जाएगी। फिर 400 नैनोमीटर यूज़ कर लेंगे। 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 10⁻⁹ तो जैसे 1240/700 आया था इस बार 1240/400 आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। तो इस तरीके से अल्ट्रा वायलेट तक अब हम पहुंच गए हैं। अल्ट्रा वायलेट के केस में लोअर एनर्जी लिमिट आ गई है। अपर एनर्जी लिमिट के लिए 1 नैनोमीटर वाली कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। ई पार्ट को मैं फिर आगे और सॉल्व कर रहा हूँ। तो ई पार्ट की वैल्यू आ गई है। यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू 1.24 इंटू 10⁻⁶ का फैक्टर डिवाइडेड बाय ये है 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स सिंपली 1 इंटू 10⁻⁹। तो इससे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे वेवलेंथ की रेंज कम होती जा रही है, रेडियो वेव्स में वेवलेंथ ज़्यादा होती है, बाकी केसेस में वेवलेंथ कम होती जा रही है, उसी तरीके से एनर्जी की रेंज बढ़ती जा रही है। अब एक्सरेज पे आ गए हैं। एक्सरेज की एनर्जी की लोअर लिमिट अल्ट्रा वायलेट रेज की अपर लिमिट से मैच खाती हुई हमें दिख रही है। उसके आगे का जो पार्ट है वो देखते हैं। उसके लिए 10⁻³ नैनोमीटर हमें यूज़ करना है। तो एफ पार्ट की कैलकुलेशन भी मैं कर देता हूँ। इसमें डिनोमिनेटर में 10⁻³ नैनोमीटर है, 10⁻³ इंटू 10⁻⁹। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 1.24 इंटू 10⁻⁶। -6 ऊपर है, नीचे -12 पावर है, वो ऊपर आके +12 हो जाएगी। -6 + 12 से +6 बचेगी। ये भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है। इसको 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं। 10⁻⁶ जो है वो मिलियन का फैक्टर होता है। और फिर ये ही वैल्यू से ज़्यादा एनर्जी 10⁻³ नैनोमीटर से कम वेवलेंथ यानी कि 1.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी गामा रेज की केस में होती है। तो एनर्जी की वैल्यू 1.24 MeV से ज़्यादा आएगी, दैट विल बी गामा रेज।
तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी ये वैल्यूज़ पुट करके चेक करके देख सकते हैं। अब इन एनर्जी की रेंजेस को सोर्स से कैसे रिलेट करना है, ये क्वेश्चन के लास्ट में हमें डिस्कस करना था। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जीज दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर सोर्स में कुछ अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जब एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो कोई पर्टिकुलर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन होगा, तो जो बची हुई एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है। जैसे बोहर मॉडल में हमने कुछ पार्ट डिस्कस किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते थे, और उस केस में आप देखते थे कि विजिबल रेडिएशन भी एमिट होती थी, जो हाइड्रोजन के केस में बाल्मर सीरीज़ हमने पढ़ी थी, और उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन भी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की भी रेंजेस कुछ आ जाती थी। और उसके अलावा यहाँ पर और भी अलग अलग सोर्सेज होती हैं, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉन। इनफैक्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस में पूरा जो न्यूक्लियस है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, और उस केस में गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो सोर्स में जो भी एनर्जी लेवल्स हैं वो एनर्जी के डिफरेंसेस से रेडिएशन की एनर्जी मिलती है। ठीक, अपर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल, ये एनर्जी अपर लेवल लिख रहा हूँ ऊपर की वैल्यू, और ये लोअर लेवल में एनर्जी की वैल्यू होगी। तो ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई, तो जब भी आपका न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन अपर लेवल से लोअर लेवल पे आएगा तो साथ में रेडिएशन एमिट होगी। तो ये जो रेडिएशन की एनर्जी है इससे हमें एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गामा रेज का एमिशन अगर हो रहा है, इसका मतलब है एनर्जी लेवल्स में 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी लेवल में डिफरेंसेस है और ट्रांजिशन होता है, तो जो गामा रे एमिट होगी उसकी एनर्जी 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर आ जाएगी। तो ये जनरल डिस्कशन कर लिया है। ये सेम डिस्कशन सभी रेडिएशंस के केस में अप्लाई किया जा सकता है, एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। In a plane electromagnetic wave, the electric field oscillates sinusoidally at a frequency of 2 × 10⁻10 Hz. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, तो इसी से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल जाएगा। ये वैल्यू हर्ट्स में दे रखी है, इसलिए न्यू की वैल्यू, जिसको एफ का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आ गई है 2.0 × 10⁻10 हर्ट्स। अगर रेडियंस पर सेकंड में वैल्यू दे रखी होती है उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू हमें पता चल जाती। और एम्पलीट्यूड दे रखा है 48 वोल्ट पर मीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, उसका एम्पलीट्यूड 48 के बराबर है एसआई यूनिट्स में। पहला पार्ट जो सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ की वैल्यू हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता है, उससे सॉल्व हो जाएगा। C = न्यू लैम्डा का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी C/न्यू। यहाँ पर मीडियम के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो वैक्यूम को मीडियम लेते हुए C की वैल्यू 3 × 10⁸ हम लेंगे, और न्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻10। 3/2 हो जाएगा 1.5, 10⁸ की टर्म है, उसमें -10 की टर्म भी पावर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर की टर्म की पावर ऊपर माइनस में आ जाती है, तो 8 - 10 हो जाएगा 10⁻²। SI यूनिट्स है, आंसर मीटर्स में आ जाएगा। बी पार्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अगर हमें निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को हम C से डिवाइड कर देंगे। 48 की टर्म 3 × 10⁸ से डिवाइड होगी, दिस विल बिकम 16 × 10⁻8। तो B0 की वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना है तो 1.6 × 10⁻7 हो जाती है SI यूनिट्स टेस्ला। इसी तरीके से लास्ट पार्ट भी अब हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में वी हैव टू शो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो एवरेज डेंसिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ½ ε0 E² के बराबर, वे कैपिटल E इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है कि E की टर्म जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। यहाँ पर देखिए साइनसॉइडल, साइन का फंक्शन दे रखा है, तो इसलिए E की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगी। तो जब हम एवरेज वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर ये अलग से, ये तो जनरल फार्मूला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज़ करते थे। अगर मुझे उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ½ ε0 E/RMS का स्क्वायर। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए फील्ड में RMS वैल्यू हमें यूज़ करनी है। यहाँ पर जो वैल्यू थी ये एम्पलीट्यूड दे रखा था, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो एम्पलीट्यूड को RMS वैल्यू से हम रिलेट कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है E/RMS × √2।
तो ई आर एम एस को एलिमिनेट कर देंगे, ई आर एम एस की जगह ई नॉट बाई रूट टू को हम फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आ जाती है 1/2 की टर्म ये है, रूट टू का स्क्वायर करेंगे एक और 2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल ई नॉट का स्क्वायर। तो ये आ गई एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू। सिमिलर डिस्कशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट इंटू बी का स्क्वायर। फिर से वही बात आएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करने वाली है, तो जब हम एवरेज एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की, तो 1/2 म्यू नॉट एज इट इज़ रहेगा, वी विल यूज़ बी आर एम एस का स्क्वायर। और बी आर एम एस की टर्म जो है उसकी जगह बी नॉट का स्क्वायर अगर हमें लाना है तो नीचे एक और 2 की टर्म आ जाएगी। जैसे ये था ना, यहाँ पर हमने क्या यूज़ करना है, बी नॉट इज इक्वल टू बी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई रूट टू। तो बी आर एम एस को बी नॉट बाई रूट टू से रिप्लेस कर देंगे तो नीचे एक और 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो ये जो एनर्जी डेंसिटीज़ हैं इनको आपस में रिलेट करना है, और इनको रिलेट करने के लिए हम जो रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि एक तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो प्रोडक्ट होता है वो 1/c स्क्वायर के बराबर होता है, और ई नॉट और बी नॉट को भी हम रिलेट कर सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू होती है c टाइम्स बी नॉट के बराबर। तो इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके हम शो करेंगे कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमें बराबर शो करना है। तो ये मैनिपुलेशंस चालू करते हैं। यू ई की वैल्यू से शुरू करेंगे विच वाज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों तरफ, इसका मतलब एवरेज वैल्यू होती है। तो इसमें 1/4 की टर्म ऐसी रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को ऐसी रहने देंगे। ई नॉट स्क्वायर की जगह हम क्या डाल देंगे, ई नॉट स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। ठीक, ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर की टर्म आ गई, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है 1/c स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देंगे 1/म्यू नॉट, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो 1/4 की टर्म एज इट इज़ है, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ है, बी नॉट स्क्वायर एज इट इज़ है, सी स्क्वायर की जगह मैं 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डाल रहा हूँ। ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट की टर्म कैंसिल हो गई, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट के बराबर। तो हमने एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ली थी, उससे हम शुरू हुए थे, और लास्ट में जो वैल्यू आ गई है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी थी एवरेज वैल्यू उससे मैच हो गई है। तो यहाँ से ये जो टर्म जो हमें पूछा गया था प्रूव करने के लिए वो हमने शो करके दिखा दिया है। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन जो वेक्टर का फंक्शन है वो दिया हुआ है। यहाँ पर टर्म्स जो हैं वो है 3.1 न्यूटन पर कूलम, कॉस 1.8 रेडियंस पर मीटर वाई, प्लस 5.4 इंटू 10⁶ रेडियंस पर सेकेंड टी आई कैप। तो ये जो टर्म्स हैं इनको एक जनरल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा डेटा हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जनरल टर्म्स इसी के नीचे में लिख देता हूँ। तो सबसे पहली टर्म जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन का एम्पलीट्यूड आता है, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो एज पर द क्वेश्चन 3.1 के बराबर है। उसके बाद कॉस या साइन का फंक्शन रहेगा, और फंक्शन के अंदर जो y की टर्म है, यहाँ पर x, y या z हो सकता है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो यहाँ पर y की टर्म दे रखी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वेव y एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। अगर x की टर्म होती तो x एक्सिस लेते, z की टर्म होती तो z एक्सिस लेते, और y के साथ की जो टर्म होती है वो कहलाती है k की टर्म। तो सम नंबर इनटू y है, इसको मैं ky जनरल टर्म में लिख रहा हूँ, k इज द एंगुलर वेव नंबर। अब यहाँ से एक और चीज़ पता चलेगी, दूसरी टर्म जो है वो t के साथ की टर्म है और वो होती है ओमेगा, बीच में प्लस का साइन है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ मैं। तो t के साथ की जो टर्म हो जाएगी वो कहलाएगी ओमेगा, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो ky प्लस ओमेगा t की फॉर्म में हमें दे रखा है, और फिर साथ में आई कैप की टर्म दे रखी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आ गई आई कैप। तो कई डायरेक्शंस हमें डिस्कस करनी होती है, वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये डेटा एनालाइज करके सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ky और ओमेगा टी की टर्म जो थी उसके बीच में अगर प्लस का साइन होता है और y की टर्म थी तो y एक्सिस के अलॉन्ग था, और दोनों का साइन सेम है, यानी कि माइनस y एक्सिस के अलॉन्ग ये वेव प्रोपगेट कर रही है। अगर ky माइनस ओमेगा टी की टर्म होती तो प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग हम प्रोपगेशन लेते थे, ky प्लस ओमेगा टी दे रखा है तो माइनस y एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में ले रहा हूं।
तो ये सारी इन्फो हम नोट करते जाएंगे। यहाँ से ई नॉट की वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 3.1 है एसआई यूनिट्स में। उसके साथ के की टर्म को भी कंपेयर करके लिख लेंगे, 1.8 एसआई यूनिट्स दे रखी है रेडियंस पर मीटर। ओमेगा की टर्म भी दे रखी है। यहाँ पर मैं एक करेक्शन आपको करवाऊंगा। इन जनरल ये वैक्यूम में दे रखा है प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, तो स्पीड ऑफ द वेव जो है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में स्पीड से ट्रैवल करती है। अब c की वैल्यू जो है वो ओमेगा बाय के के फॉर्मूला से आ सकती है, और यहाँ पर ये वैल्यू है 3 × 10⁸। दूसरी तरफ क्वेश्चन के डेटा में ओमेगा की वैल्यू अगर 5.4 × 10⁶ आप रखेंगे और k की टर्म से उसको डिवाइड करेंगे, तो आप नोट करेंगे ये रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर डेटा में गड़बड़ है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एक करेक्शन आपको करवाऊंगा। ये जो 10⁶ की टर्म है इसको क्रॉस करके 8 कर लीजिए आप। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5.4 × 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड। उसी के हिसाब से सभी कैलकुलेशंस की जाएंगी। आगे देखते हैं। अब सबसे पहला पार्ट जो है वो देखेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसके लिए ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ए पार्ट में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे पता चलेगी, कॉस या साइन के फंक्शन के अंदर y की टर्म है तो y एक्सिस, और ky प्लस ओमेगा टी की टर्म में दोनों टर्म्स में प्लस का साइन आ रहा है तो माइनस y एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेशन हम ले लेंगे। और अगर आप वेक्टर्स की फॉर्म में लिखने चाहते हैं, माइनस y एक्सिस का मतलब है माइनस j कैप के अलॉन्ग। फिर बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए और उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर k की टर्म दे रखी है तो विल यूज द फॉर्मूला k = 2π/λ। टर्म्स को रीअरेंज कराएंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2π/k। ये वैल्यू डाल देते हैं, पाई को 3.14 ले लेंगे तो 3.14 × 2 हो जाता है 6.28, और k की टर्म एज पर द क्वेश्चन हमें दे रखी है 1.8 के बराबर। तो ये कैलकुलेशन आप पुट करके चेक कर लेंगे, आपका नियर अबाउट आंसर जो है वो 3.5 आ जाएगा। एसआई यूनिट्स में डिस्कशन हो रहा है तो मीटर, वेवलेंथ हो गई 3.5 मीटर के बराबर। ऑप्शन बी जो है पार्ट बी, उसी के सामने मैं लिख रहा हूँ, और पार्ट ए के सामने उसका आंसर मैंने लिख दिया है। सी पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी न्यू को सॉल्व करना है। अब न्यू के लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द वेवलेंथ, तो c = न्यू लैम्डा यूज़ कर लेंगे। इससे न्यू की वैल्यू आ जाएगी c/λ। c इज 3 × 10⁸, और लैम्डा इज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 3.5 के बराबर। आगे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे तो 30/35 ये हो जाएगा। इसके साथ साथ अब चूँकि 30 की टर्म 35 से छोटी है तो इसके आगे मैं एक ज़ीरो और इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और इस टर्म को लिख रहा हूँ 10⁷। तो 3/3.5 जो है वो 30/35 हो जाएगा, और 10⁸ की जगह मैंने 7 कर दिया और 30 के आगे एक और ज़ीरो लगा दिया है। अब ये आगे कैलकुलेशन आप करके चेक कर सकते हैं। 300 को 35 से डिवाइड करके ये जो रिजल्ट आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर दिस इज 8.57। ठीक, 5 × 7 की टर्म है, ऊपर 60 की टर्म आ जाएगी, दोनों 5 से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे। 60/7 इज 8.57 × 10⁻⁷ एसआई यूनिट हर्ट्स। मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 की टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं। तो 10⁻7 की जगह 10⁻6 लिख दूंगा मैं। जो एक और 10 का फैक्टर है वो 8.57 में मिला देंगे तो 85.7 हो जाएगा, और ये 10⁻6 हर्ट्स को हम लिख सकते हैं मेगा हर्ट्स। 85.7 की टर्म को राउंड ऑफ कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की नियर अबाउट वैल्यू 86 मेगाहर्ट्ज आ जाएगी। ये सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। डी पार्ट में देखते हैं, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिस्कस करना है डी पार्ट में। बी नॉट की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ई नॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाय सी। ई नॉट की वैल्यू 3.1 ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, उसको 3 × 10⁸ से हमें डिवाइड करना है। ये वैल्यू आ जाएगी 1.03 × 10⁻⁸ एसआई यूनिट्स टेस्ला। इतना रिजल्ट हमारे पास आ गया। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 3.1 जो वैल्यू थी वो भी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम में हमें दी हुई थी, तो ये बी नॉट की वैल्यू भी टेस्ला में आ गई है। और अगर इसको आप नैनो टेस्ला की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये टर्म रीअरेंज कैसे करेंगे, 1.03 × 10⁻⁻8 है, इसको 10⁻⁻1 और 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 10⁻�9 टेस्ला का फैक्टर है, इसको नैनो टेस्ला लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 10.3 नैनो टेस्ला के बराबर। ये रिजल्ट आ गया है। पीछे आंसर 100 दे रखा है जो कि गलत है, वो करेक्शन आप कर लेंगे। ई पार्ट में हमें क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी फंक्शन हमें बताना होगा।
तो वो डिस्कशन भी यहाँ पर मैं कर देता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि बी वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ई नॉट हमने सबसे पहले लिखना होता है, ऐसे ही बी नॉट की वैल्यू लिखनी है जो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है। तो 10.3 नैनो टेस्ला को शुरू में मैंने लिख दिया। इसके आगे कॉस का फंक्शन जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन आता है सेम मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन हम लिखते हैं। तो इसको भी मैं एज इट इज कॉस के अंदर 1.8 रेडियंस पर मीटर वाई के वाई प्लस 5.4 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड टी, ये ओमेगा टी की टर्म हो गई। ये पूरा लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के अलॉन्ग थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। इसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर ये टर्म भी हमें यूज़ करनी है। ई क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है और उसकी डायरेक्शन से, तो ई क्रॉस बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड नहीं मैं निकालूंगा, सिर्फ डायरेक्शन ई क्रॉस बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म को हम यूज़ करने वाले हैं। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एज पर द क्वेश्चन आई कैप है। बी वेक्टर की डायरेक्शन में सॉल्व करना चाहता हूं और आंसर क्या आना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जो कि माइनस जे कैप ए पार्ट में हमने सॉल्व किया था। तो आई कैप का कौन से वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे कि माइनस जे आएगा, ये हमें बताना है। आप ध्यान देंगे आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे के बराबर होता है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो के कैप आ जाएगी। तो यहाँ पर फंक्शन में आगे के कैप भी हमें लिखना है, जैसे फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने आई कैप लिखा हुआ था। About 5% of the power of a 100 watt bulb, light bulb, is converted to visible radiation. तो हमारे पास एक लाइट बल्ब है जिसको पॉइंट सोर्स की तरह हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर 100 वॉट बल्ब है, यानी कि 100 जूल्स पर सेकेंड बल्ब में जो सर्किट है उसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जिसमें से 5% एनर्जी विजिबल रेडिएशन की फॉर्म में हमें मिलती है। तो विजिबल रेडिएशन की जो पावर आउटपुट है वो हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। वो हो जाएगा 5% ऑफ द टोटल पावर डिसिपेशन, यानी कि 100 वॉट जो बल्ब कंज्यूम कर रहा है उसमें से उसका 5% रेडिएशन विजिबल फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो विजिबल रेडिएशन की जो पावर है दैट इज 5/100 टाइम्स 100 वॉट। सिंपल कैलकुलेशन है, 5 वॉट के बराबर पावर हमें विजिबल रेडिएशन की फॉर्म में मिल गई। What is the average intensity of the visible radiation? अब विजिबल रेडिएशन की इंटेंसिटी हमें पावर की हेल्प से सॉल्व करनी है। आप ध्यान देंगे इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। अब कितने एरिया में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो दोनों पार्ट्स में अलग अलग कैलकुलेशन हमें करनी होंगी। पहले पार्ट में इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बल्ब, बल्ब से 1 मीटर दूर एवरेज इंटेंसिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे लाइट बल्ब जो है वो पॉइंट सोर्स की तरह होता है और ये सभी डायरेक्शंस में रेडियली अपनी एनर्जी को भेजेगा। ठीक, तो यहाँ से जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो 3 डायमेंशंस में रेडियली बाहर की तरफ जा रही है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2 डायमेंशन दिखाई दे रहा है, 3D में विजुअलाइज आपको करना है। तो 1 मीटर डिस्टेंस पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्फेरिकल सरफेस डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बल्ब है इसको सेंटर लेंगे और r डिस्टेंस पे मैं एक स्फेरिकल शेल को ड्रॉ करूँगा। तो 2D डायग्राम में स्क्रीन पे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, 3D में इसको स्फेरिकल शेल की तरह विजुअलाइज करना है जिसके सेंटर पे बल्ब है। अब ये पर सेकंड जितनी भी एनर्जी जा रही है ये इस रेडियस की शेल को क्रॉस करेगी। तो ये जो सारी की सारी एनर्जी है इस शेल को क्रॉस करने वाली है, जो कि बल्ब इस शेल के अंदर एनक्लोज्ड है। तो इससे हम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी पावर, यानी कि पर सेकंड जितनी भी टोटल एनर्जी है उसको इस शेल के एरिया में हम डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इस स्फेरिकल शेल के सेंटर पे बल्ब हम ले रहे हैं। तो ये जो शेल का टोटल सरफेस एरिया है, स्फेरिकल शेल ध्यान रखते हुए 4πr² उसका सरफेस एरिया है, इस एरिया को ये टोटल एनर्जी पर सेकंड क्रॉस करेगी। तो इंटेंसिटी आ जाएगी P/4πr² के बराबर। R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ए पार्ट में 1 मीटर डिस्टेंस दे रखा है तो R1 इसको 1 मीटर ले लेते हैं, और बी पार्ट में आप 10 मीटर डिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे तो R2 की वैल्यू 10 मीटर लेके दोनों केसेस के आंसर एक तरीके से ले लेंगे। आगे एजम्पशन दे रखी है कि द रेडिएशन इज एमिटेड आइसोट्रोपिकली एंड निग्लेक्ट रिफ्लेक्शन। तो ये सारी जो रेडिएशन है पर सेकंड जो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है ये हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आगे बस कैलकुलेशन बची है। ए पार्ट में इंटेंसिटी 1 आ जाएगी, पावर सेम रहेगी, सेम बल्ब है, अपॉन 4πr1², पावर की वैल्यू 5 वाट थी, ये विजिबल रेडिएशन वाली पावर हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, और डिवाइडेड बाय 4π × 1 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 5 डिवाइडेड बाय 4 × 3.14,
ये कैलकुलेशंस आप चेक कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 12.56 आपको करना होगा। 0.4 वाट के करीब ये वैल्यू आ जाती है। तो ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे पार्ट की कैलकुलेशन में डिस्टेंस अलग हो जाएगा तो इंटेंसिटी अलग हो जाएगी, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो ही टोटल एनर्जी वही निकल रही है, लेकिन वो ज़्यादा एरिया में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, अगर एक बड़े रेडियस का स्फेरिकल शेल में लेता हूँ तो वही एनर्जी ज़्यादा सरफेस एरिया में डिवाइड हो रही है, इसीलिए इंटेंसिटी की वैल्यू पहले के मुकाबले कम आएगी। तो P/4πr2 का स्क्वायर करेंगे। 5/4π की टर्म ऐसी रहेगी, इस बार 10 मीटर का स्क्वायर हमें लेना है। तो अब नोट करेंगे पुरानी कैलकुलेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं। 5/4π एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ 100 का फैक्टर आ जाएगा। अब 5 ये जो टर्म है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी 0.4 हम सॉल्व कर चुके हैं, उसको फर्दर 100 से डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू 0.004 वाट के बराबर आ जाएगी। तो ये दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। दीज वर द करेक्ट आंसर्स। यूज द फॉर्मूला λmt इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन टू ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर रेंजेस for different parts of the electromagnetic spectrum. What do the numbers that you obtain will tell you? तो यहाँ पर वेन्स लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। क्लास 11th में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो λmt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जो है, इस फॉर्मूला से क्या समझ में आता है वो हमें डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पर कोई भी एक बॉडी को हम डिस्कस करेंगे जिसके सरफेस का टेम्परेचर T केल्विन स्केल में हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है टेम्परेचर T पे, ये एनर्जी को रेडिएट करेगी टूवर्ड्स द सराउंडिंग्स में इसकी एनर्जी सरफेस से रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एनर्जी है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये रेडिएशन की फॉर्म में एमिट हो रही है, और ये जो रेडिएशन है ये ऑफ कोर्स डिफरेंट वेवलेंथ्स की फॉर्म में होगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एनर्जी आएगी और वो अलग अलग पूरा जो स्पेक्ट्रम है, कम वेवलेंथ से लेकर ज़्यादा वेवलेंथ तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें सभी वेवलेंथ इस टोटल एनर्जी के रेडिएशन में मिलती हैं। बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी आएगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की हम बात करेंगे, जिसके केस में एनर्जी रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी की बात अगर करें, एनर्जी पर यूनिट एरिया की बात करें, या टोटल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसके केस में मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन होगा। तो यहाँ पर λm जो टर्म है उसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, उसका मतलब है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिस वेवलेंथ से मैक्सिमम एनर्जी का रेडिएशन होता है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हर टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी जिसके केस में जो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से मैक्सिमम एनर्जी का रेडिएशन होने वाला है। और ये वेन्स लॉ का जो फार्मूला है उससे हम हर टेम्परेचर के लिए वेवलेंथ या वेवलेंथ से एसोसिएटेड टेम्परेचर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसको SI यूनिट्स में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो λm वो पर्टिकुलर वेवलेंथ हो जाएगी जिसके थ्रू मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है, और टेम्परेचर की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमें डिस्कस करनी होगी। दूसरी तरफ 0.29 को 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर जो है ना 0.29 सेंटीमीटर, उसको 0.29 × 10⁻² मीटर केल्विन की यूनिट विल रिमेन द सेम। तो ये जो टर्म आ जाती है फॉर्मूला λmt इज इक्वल टू 0.0029 मीटर केल्विन, दिस इज द रिजल्ट। तो इसमें टेम्परेचर हम केल्विन में डालेंगे और लैम्डा की वैल्यू अकॉर्डिंगली मीटर में आती है। तो अब एक पर्टिकुलर केस हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10⁻⁻6 मीटर वेवलेंथ को मैं सेट कर देता हूँ और उससे एसोसिएटेड एक टेम्परेचर हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। λm की वैल्यू 10⁻⁻6 ले रहा हूँ, टेम्परेचर उससे एसोसिएटेड हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 0.0029 मीटर केल्विन दूसरी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर केल्विन में आने वाला है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.0029 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 की टर्म ऊपर जाकर 10⁻+6 बन जाएगी। तो ये टर्म इस तरीके से आ गई है। इससे टेम्परेचर की वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल के बाद 4 टर्म्स हैं तो 10 की 4 पावर्स, तो वो डेसिमल हटाने में लग जाएंगी। 0.0029 को 29 लिख दिया मैंने, डेसिमल 4 प्लेसेस राइट चला गया है तो पावर 4 टाइम्स कम, 4 पॉइंट से कम हो जाएगी। तो 6 की जगह 10⁻² बचेगा, ये आ गया 2900 केल्विन। तो ये एक एग्जांपल था। एक अगर पर्टिकुलर वेवलेंथ है 10⁻⁻6 मीटर, उससे एसोसिएटेड टेम्परेचर आ गया 2900 केल्विन।
इस सिचुएशन का मतलब फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर किसी बॉडी का सरफेस टेम्परेचर 2900 केल्विन है तो वो बॉडी ऑफ कोर्स एनर्जी सराउंडिंग्स में रेडिएट करेगी, अलग अलग वेवलेंथ उस एनर्जी के अंदर होंगे, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, पूरा स्पेक्ट्रम कवर होगा जिसके थ्रू कुछ एनर्जी रेडिएट हो रही होगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की फॉर्म में मिलेगी और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम होगी 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर। तो इस तरीके से हर टेम्परेचर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या हर वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में टेबल 8.1 आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और एक्सरेज, गामा रेज, सभी तरीके की रेडिएशन की वेवलेंथ की वैल्यू दे रखी हैं। तो हर वेवलेंथ से एसोसिएटेड एक टेम्परेचर की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज दे रखी है तो वो रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पुट करके एक टेम्परेचर की वैल्यू अकॉर्डिंगली मैक्सिमम और मिनिमम आप सॉल्व कर लेंगे और उस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, टेबल पे 1 बाय 1 सभी एंट्रीज में, वो आप खुद से करके देख सकते हैं। Given below are some famous numbers associated with electromagnetic radiations in different contexts in physics. तो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन से रिलेटेड नंबर्स डिस्कस किए गए हैं सभी 5 पार्ट्स में, और हमें क्या बताना है, वी हैव टू स्टेट द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ईच बिलोंग्स। तो जो भी पर्टिकुलर डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से क्लासीफाई हमें करना है। सबसे पहला पार्ट है 21 सेंटीमीटर। ये एक वेवलेंथ की वैल्यू बताई गई है विच इज़ एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस। तो इंटरस्टेलर स्पेस जो है, यूनिवर्स में जो भी एम्प्टी स्पेस हम देखते हैं वहाँ पर जो मैटर है उसमें मैक्सिमम पार्ट हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इंटरस्टेलर स्पेस में 90% एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन होती है, और ये हाइड्रोजन दैट इज़ प्रेजेंट एट अ वेरी लो टेम्परेचर, और उससे जो रेडिएशन एमिट होती है, एनर्जी ट्रांजिशंस होते हैं कुछ जिससे रेडिएशन एमिट होती है, उसकी वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर के बराबर रिकॉर्ड की जाती है। तो ये जो टर्म है 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ, इससे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम क्लासीफाई करेंगे वो हमें बताना है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे लैम्डा की वैल्यू अगर 0.1 मीटर से बड़ी है सभी वैल्यूज़, तो दे आर क्लासीफाइड एज रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में 21 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, लैम्डा ए नाम दे रहा हूँ मैं इसको, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.21 मीटर्स की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ग्रेटर देन 0.1। तो पहले पार्ट में हमारा आंसर आ गया, दिस इज क्लासीफाइड एज रेडियो वेव्स। सेकेंड पार्ट में वेवलेंथ की जगह एक फ्रीक्वेंसी दी गई है 1057 मेगाहर्ट्ज। ये इसके बारे में क्या बताया गया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अराइजिंग फ्रॉम 2 क्लोज एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन नोन एज लैम्प शिफ्ट। तो ये सभी पॉइंट्स थ्योरी में डिस्कस नहीं किए गए हैं, करिकुलम का पार्ट नहीं है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड ये नंबर्स हैं। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो वेवलेंथ है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ताकि अपने टेबल, ये जो डेटा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टेबल 8.1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 8.9 में भी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। पिछले क्वेश्चन में भी वही टेबल से एसोसिएटेड लैम्डा एम और टी की वैल्यूज़ को हमें रिलेट करना था, इसमें भी हमें लैम्डा की वैल्यूज़ को एनालाइज करना है। तो फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ की वैल्यू हम निकाल देंगे, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी c/ν के बराबर। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी न्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी 1057 × 10⁶ हर्ट्स, ऐसा यूनिट्स में हर्ट्स और ऊपर मीटर्स पर सेकेंड। अब यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, डिनोमिनेटर की टर्म को 1057 ले लेते हैं, इससे अब मैंने डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट किया है तो 10⁹ हो जाएगी, ऊपर है 10⁸। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। 3/1057 की वैल्यू को ज़्यादा डिटेल में मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 ही ले लेता हूँ इसको। ये 1.1 से भी छोटी टर्म है डिनोमिनेटर में, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लें डिनोमिनेटर की टर्म तो ये 3 की टर्म आ जाएगी, और 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ -9 विच इज़ 10⁻⁻1। तो ये 0.3 मीटर के आसपास हमारा रिजल्ट आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0.1 मीटर। तो इसको भी रेडियो वेव्स की तरह ही हम क्लासीफाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में एक टेम्परेचर हमें दे रखा है 2.7 केल्विन, और इस टेम्परेचर की जो डिस्कशन है वो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। दिस इज द टेम्परेचर एसोसिएटेड विद आइसोट्रोपिक रेडिएशन फिलिंग ऑल स्पेस एंड दिस इज थॉट टू बी अ रेलिक ऑफ द बिग बैंग ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर जो हमारा स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस, वहाँ पर रेडिएशन कुछ पाई जाती है जिससे एसोसिएटेड टेम्परेचर हमें दे रखा है, और बिग बैंग ओरिजिन जो यूनिवर्स का हुआ था उस टाइम से एसोसिएटेड एनर्जी
ये यहाँ पर स्पेस में फिल कर रही है। बेसिकली स्पेस में ये रेडिएशंस दे आर मूविंग। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को भी हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन निकाल के। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। हमने देखा था लैम्डा एम टी इज़ कॉन्स्टेंट, 0.0029 मीटर केल्विन हमने इसको स्टडी किया था। तो टेम्परेचर की वैल्यू 2.7 केल्विन से एसोसिएटेड लैम्डा की वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.0029 आ जाएगा। मीटर केल्विन मैंने राइट में यूनिट ई ली थी, तो लैम्डा मीटर्स में आने वाला है, डिवाइडेड बाय 2.7। ये वैल्यूज़ को और थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको 2.9 इंटू 10⁻³ लिख रहा हूँ मैं। डेसिमल को 3 प्लेसेस राइट में ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगी, नीचे 2.7 की टर्म है। तो ये मीटर्स में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.1 के करीब ये वैल्यू आएगी। 29 को 27 से डिवाइड करना है, 1.07 1.08 ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। 10⁻³ मीटर की टर्म को मिलीमीटर में मैं लिख देता हूँ। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर 2.7 केल्विन से एसोसिएटेड वेवलेंथ आ जाएगी 1.1 mm के बराबर। अब यहाँ पर इसको हम अपना जो टेबल 8.1 है उससे देखेंगे कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 mm से लेकर 0.1 मीटर तक, यानी कि रेडियो वेव से वेवलेंथ अगर कम है और 1 mm से 0.1 मीटर तक की जो रेंज आती है, दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोवेव्स। तो 1 mm से जस्ट बड़ी हमारी वैल्यू थी, तो इसको हम सी पार्ट में माइक्रोवेव्स की फॉर्म में क्लासीफाई कर देंगे। इसी तरीके से डी पार्ट हमें डिस्कस करना है, जहाँ पर वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रम से लेकर 5896 एंगस्ट्रम दे रखी है। एंगस्ट्रम की टर्म को 10 से डिवाइड कर दें तो नैनोमीटर में वैल्यू आ जाएंगी। ये हो जाएंगी 589 नैनोमीटर से लेकर 589.6 नैनोमीटर तक। और ये नंबर कौन सी टर्म से एसोसिएटेड है, डबल लाइंस ऑफ सोडियम। बेसिकली सोडियम के केस में 3p से 3s का जो ट्रांजिशन होता है उस केसेस में ये डबल वेवलेंथ्स हमें मिलती हैं। ये टर्म हमने क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ा था कि बोहर मॉडल डबलेट्स को जो जस्टिफाई नहीं कर पाता। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल में ये पॉइंट आप स्टडी कर सकते हैं, उसी का आगे फर्दर डिस्कशन दे रखा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमें फोकस करना था। आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो रेंज होती है वो विजिबल रेडिएशन में अलाउ होती है। तो विजिबल रेडिएशन की रेंज में ये नंबर्स लाई कर रहे हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स विजिबल रेडिएशन। अब लास्ट पार्ट बचा है, यहाँ पर एक एनर्जी की बात की गई है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी किस केस में आती है, आयरन 57 के न्यूक्लियस से एसोसिएटेड एक ट्रांजिशन दे रखा है। और ये पर्टिकुलर रेडिएशन को स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है एक, मॉस पावर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन भी हम देख सकते हैं। यहाँ एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 14.4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको मैं लिख दूंगा। अब पहले एक क्वेश्चन में हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पर रेडिएशन के फोटोन से एसोसिएटेड एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, E = hc/λ। फिर हमने h और c जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू डाल दी थी। और चूंकि SI यूनिट्स में आंसर डालोगे तो जूल में आंसर आएगा, लैम्डा विल बी इन मीटर्स। लेकिन अगर इस टर्म को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। तो एनर्जी का एक फार्मूला हो जाता है hc/1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीटर्स। और ये वैल्यू एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, जैसा यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये टर्म आप चेक कर लेंगे, hc/1.6 इंटू 10⁻⁻19 SI यूनिट्स में ये सारी वैल्यूज़ डाल दो तो दिस नंबर कम्स आउट टू बी 1.24 इंटू 10⁻⁶। तो इस नंबर को वेवलेंथ इन मीटर से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अब दोनों तरफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है, वेवलेंथ मीटर में होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ को पुट करके वेवलेंथ को सॉल्व कर लेंगे और फिर क्लासिफिकेशन हमारी हो जाती है। तो ये वैल्यू डाल के देख लेते हैं। दिस विल बी 1.24 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 14.4 इंटू 10⁻3। अब 10⁻6 और 10⁻3 को अगर हम मिला देते हैं तो आगे ये 10⁻9 हो जाएगा। फर्दर 1.24 को 14.4 से हमें डिवाइड करना है, वो कैलकुलेशंस आपको साइड में करके देखनी पड़ेंगी। ये वैल्यू देख लेते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1.24 अपॉन 14.4 में ये डेसिमल्स को हटाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाय 1440। ठीक, यहाँ पर दो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस दोनों में रख के डेसिमल को हटा दिया। फिर इसके बाद 2 ज़ीरोज़ ऊपर और इंट्रोड्यूस करा देंगे और इसके लिए 10⁻⁹ की जगह हो जाएगी 10⁻11।
ये वैल्यू 12400/1440 आपको सॉल्व करके चेक करनी पड़ेगी। ये रिजल्ट आएगा अराउंड 8.61 के करीब। तो 8.61 की टर्म आएगी और साथ में 10 की पावर हो जाएगा -11। कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स आप करके देख सकते हैं। ये वेवलेंथ आई है मीटर्स में। अगर इसको हम नैनोमीटर्स में कन्वर्ट करके देखें तो आप चेक करेंगे, नैनोमीटर्स के कन्वर्जन के लिए 10 की पावर -9 हमें लेके आनी पड़ेगी। तो ये 10 की पावर -2, 10 की पावर -9 में कन्वर्ट कर दिया है मैंने 10 की पावर -11 को, साथ में 8.61 का फैक्टर है। यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 0.0861 नैनोमीटर के बराबर। इसकी हेल्प से फर्दर टेबल 8.1 से आप चेक कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर वेवलेंथ किस रेंज में लाई करती है। एक्स रेज में आंसर हमें मिल जाएगा। एक्स रेज की वेवलेंथ की रेंज होती है 0.001 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। तो 0.08 नैनोमीटर जो है वो इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करेगी। तो ये जो एनर्जी दे रखी है, दिस इज एसोसिएटेड विद एक्स रे रेडिएशन। तो सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। पहले पार्ट में वेवलेंथ दे रखी थी, वो रेडियो वेव्स में आ रही थी। दूसरे पार्ट में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ निकाल के फिर से रेडियो वेव्स आंसर आया था। थर्ड पार्ट में टेम्परेचर दे रखा था, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ वेन्स लॉ से हमने सॉल्व की थी, आंसर माइक्रोवेव आया था। फोर्थ पार्ट में फिर से वेवलेंथ दे रखी थी जो विजिबल रेडिएशन की रेंज में लाई कर रही थी। लास्ट पार्ट में एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन लगा के हमने देखा था, इट वाज एन एक्स-रे रेडिएशन। दीज वर द करेक्ट आंसर्स। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में कई पार्ट्स दिए हुए, सभी को हमें बारी बारी डिस्कस करना है। पहला पार्ट है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स वाई। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट में हम कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करते हैं जिनके ट्रांसमिशन के लिए आयनोस्फेयर का यूज़ किया जा सकता है। आयनोस्फेयर बेसिकली एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में आयन्स पाए जाते हैं। जो एयर है वहाँ पर वो सन की रेडिएशन की वजह से आयनाइज हो जाती है एंड दीज आयन्स रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में स्काई वेव प्रोपगेशन बताया जाता है इसको। कम्युनिकेशन सिस्टम्स चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 15, उसमें ये डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो हम उस हिसाब से यूज़ करते हैं कि उन्हें आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट कर दे। इसी तरीके से बी पार्ट देखेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन वाई। तो टीवी ट्रांसमिशन के केस में हमें सैटेलाइट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो रेडिएशन यूज़ किया जाता है, जो सिग्नल्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हें आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें ट्रांसमीटर जो है वो सैटेलाइट की तरफ सीधा सीधा सिग्नल भेजता है और सैटेलाइट उसी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके एंड यूज़र तक पहुंचा देती है। तो ये यहीं पर डिस्कशन हमें करना था। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और इसमें से कई चीज़ें आगे के चैप्टर्स में डिस्कस की जाएंगी। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जो ऑफिशियल आंसर्स दिए हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं, बाकी डिटेल में डिस्कस मैं यहाँ पर कर ही रहा हूँ। तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो सिग्नल्स चाहिए उनके रिफ्लेक्शन के लिए सैटेलाइट ज़रूरी होती हैं, आयनोस्फेयर उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। सी पार्ट अब देखेंगे। Optical and radio telescopes are built on the ground, but X-ray astronomy is possible only from the satellites orbiting the Earth. Why? तो जब हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर टेलीस्कोप जो है, जो एक्सरे को यूज़ कर रहा है, उसको हम अर्थ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो डिवाइसेस हमें सैटेलाइट्स में सेट करनी पड़ती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्सरेज जो आएंगी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके, दे विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो वो सिग्नल्स हम तक सही से पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए एटमॉस्फेयर को अवॉइड करने के लिए सैटेलाइट्स में वो डिवाइसेस को फिट किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। एक्सरेज जो हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर। टू अवॉइड दैट वी हैव टू इंस्टॉल आवर इक्विपमेंट इन द सैटेलाइट्स। डी पार्ट डिस्कस करेंगे अब। द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई? अब स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पे जो ओजोन की लेयर है वो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो सन से रेडिएशन आती है उसमें यूवी कंपोनेंट ओजोन लेयर की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सरफेस के पास जो लाइफ फॉर्म है उन तक नहीं पहुंचता है। ये यूवी रेडिएशन जो है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर लाइफ फॉर्म्स। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने की वजह से ही लाइफ सर्वाइव कर पाती है, खासकर ह्यूमन सर्वाइवल, बिकॉज ह्यूमंस रिस्पॉन्ड वेरी पुअरली टू एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।
इफ़ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर। तो एटमॉस्फेयर जो है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो कि सन की रेडिएशन से जो हीट एनर्जी आती है उसको ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रैप नहीं होगी और उसकी वजह से जो रेडिएशन आती है वो बहुत आसानी से रिफ्लेक्ट ऑफ हो जाएगी सरफेस से। एवरेज टेम्परेचर विल रिमेन लोअर देन व्हाट इज़ करेंटली अवेलेबल। लास्ट पार्ट देखते हैं इसी तरीके से। एफ पार्ट, सम साइंटिस्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट अ ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर ऑन अर्थ वुड बी फॉलोड बाय अ सीवियर न्यूक्लियर विंटर विद अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन लाइफ ऑन अर्थ। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, मल्टीपल न्यूक्लियर वेपन्स को हम एक्सप्लोड कराते हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े डस्ट के क्लाउड्स और सूट के क्लाउड्स क्रिएट हो जाएंगे। बेसिकली फायर स्टॉर्म्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट और सूट एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। उसको सेटल होने में कई साल लगेंगे और उसकी वजह से जो डस्ट और सूट एयर में आ जाएगा वो सन की रेडिएशन को ब्लॉक करेगा। तो क्या होगा कि सन की रेडिएशन सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, डस्ट के क्लाउड्स अर्थ के सरफेस को कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो क्रॉप्स और लाइफ हैं उसके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो फिनोमिनन है इसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं, जो कि अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये जो बेसिस ऑफ दिस प्रोडक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्ब्स को एक्सप्लोड किया गया था उसके बाद जो सिचुएशन हुई थी उस डेटा को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने मॉडलिंग कर रखी है कि किस तरीके के कितने वेपन्स यूज़ होने पर कितने बड़े बड़े क्लाउड्स बनेंगे, उनको सेटल होने में कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हमने सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है एंड दीज वर द रिक्वायर्ड आंसर्स।